हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी जोरम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दसरू नाम के आदमी से जो अपनी वाइफ के साथ बैठा था। उसकी वाइफ झूला झूल रही थी, जिसके बाद सीन कुछ साल आगे बढ़ता है और हम दसरू और उसकी वाइफ को देखते हैं जो अभी मुंबई में थे और मजदूरी का काम कर रहे थे। वहाँ पर दसरू ने अपना नाम बाला रखा था। अब उन्होंने अपना गांव क्यों छोड़ा और अपनी पहचान क्यों बदली, ये हमें बाद में पता चल जाएगा। दसरू और उसकी वाइफ किसी तरह से काम करके अपना गुजारा कर रहे थे। दसरू के एक 3 महीने की बेटी भी है जिसका नाम है जोरम। जिस बिल्डिंग का वो लोग काम करते थे वहीं पर सारे मजदूर रहते थे और उन्हीं के साथ दसरू और उसकी वाइफ भी रह रही थी। अब दसरू और उसकी वाइफ जब अगले दिन काम कर रहे थे तो वहाँ पर झारखंड की एमएलए आती है, जिसे देखकर दसरू काफी शौक था। वो एमएलए वहाँ के मजदूरों के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। जैसे ही वो दसरू को देखती है वो उससे पूछने लगती है कि वो कहाँ से है। तो दसरू बता देता है कि वो झारखंड के एक गांव से है। तो वो एमएलए बताती है कि वो भी उसी के गांव से है। जिसके बाद वो दसरू को गिफ्ट देती है और उसकी वाइफ को भी बुलाने के लिए कहती है। अब वो एमएलए जाकर दसरू के घर में खाना खाती है और उनके बारे में पूछने लगती है कि वो मुंबई कब आए और पहले क्या करते थे। दसरू बताता है कि उन्हें यहाँ आए हुए 4-5 साल हो गए। जिसके बाद एमएलए वहां से चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि दसरू काफी डरा हुआ था। अब दूसरे दिन दसरू अपनी वाइफ के लिए साड़ी लाने जाता है और जैसे ही वो वापस आता है तो उसकी वाइफ को किसी ने उल्टा टांग के मार दिया था। तभी दसरू पर भी कुछ लोग हमला करते हैं, लेकिन दसरू उन्हें पीटकर अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाता है। अब वहाँ के मजदूर ये सब देख लेते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी आती है, लेकिन दसरू उनसे बचते हुए किसी तरह से भाग निकलता है। अब दसरू को पकड़ने का काम एसआई रत्नाकर को दिया जाता है। रत्नाकर अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी और को ड्यूटी पे भेज दें, क्योंकि वो 2 दिनों से घर नहीं गया था। लेकिन उसके सीनियर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि जब तक दसरू पकड़ा नहीं जाता वो कहीं भी नहीं जा सकता। जिसके बाद रत्नाकर अपने काम पर लग जाता है। तो वही हम एमएलए को देखते हैं जो किसी बड़े ऑफिसर को कॉल करके बताती है कि गाँव के बागी यहाँ तक आ चुके हैं, इसलिए उन्हें जल्दी से खत्म करना होगा। जिसके बाद वो एमएलए दसरू का वो वीडियो एक न्यूज चैनल को दे देती है। जिसके बाद ये न्यूज हर तरफ वायरल हो जाती है कि मुंबई से जो वर्कर भागा है वो एक रेबेलियन है जो पहले झारखंड के जंगलों में रहते थे, लेकिन अब वो मुंबई आया है। इसका मतलब वो कहीं पर हमला करने वाले हैं। इसलिए रत्नाकर पर प्रेशर काफी बढ़ जाता है कि वो जल्दी से दसरू को पकड़े। तो वही हम दसरू को देखते हैं जो अपने एक फ्रेंड से मदद लेता है। उसका फ्रेंड उसे कुछ कपड़े और बच्चे के लिए खाने पीने का सामान देता है। दसरू का फ्रेंड उसे कहता है कि अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं जाता। जिस पर दसरू का कहना था कि अगर वो उनके पास गया तो वो लोग उसे और उसकी बेटी को भी मार देंगे। ये बोलकर दसरू वहां से चला जाता है। तभी पुलिस वालों को पता चलता है कि दसरू को रेलवे स्टेशन पर देखा गया था, इसलिए वो वहां पर आ जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो झारखंड के ट्रेन में चढ़ा था। अब पुलिस वाले भी उस ट्रेन में चढ़ते हैं और हर तरफ तलाशी लेने लगते हैं। तो वही दसरू अपनी बेटी को संभालते हुए किसी तरह से पुलिस वालों से बचकर भाग रहा था। तभी वो देखता है कि पुलिस वाले उसके पास आ रहे थे। दसरू रत्नाकर से कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। तो रत्नाकर का कहना था तो दसरू को इस तरह से भागना नहीं चाहिए। अगर वो सरेंडर कर देगा और उसने कुछ भी नहीं किया तो उसे सजा नहीं होगी। लेकिन दसरू पूछता है कि क्या वो गारंटी दे सकता है, जिस पर रत्नाकर कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा। अब जब रत्नाकर दसरू के साथ बात कर रहा था तभी एक लेडी पुलिस ऑफिसर दसरू को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दसरू तो पीछे हट जाता है और वो ट्रेन से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। जिससे सब लोगों का ध्यान उस पर चला जाता है और दसरू इसी बात का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलता है। अब दसरू झारखंड के लिए निकल चुका था। जैसे ये बात रत्नाकर को पता चलती है तो उसे ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि वो भी झारखंड चला जाए। जिसके बाद हम दसरू को देखते हैं जो अपने गाँव पहुंच चुका था। वहां आकर वो अपनी बेटी से कहता है कि उसकी माँ कब से यहाँ पर आना चाहती थी, यहाँ के झूले पर झूला झूलना चाहती थी, लेकिन वो उसे वापस नहीं ला पाया। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका गाँव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वहाँ के सारे पेड़ कट चुके थे और वहाँ पर एक डैम भी बनाया गया था। अब दसरू समझ नहीं पा रहा था कि वो कब तक भागता रहे और कहाँ जाए। जिसके बाद वो अपने घर के पास जाता है तो वहाँ पर भी सब लोगों के घर तोड़े गए थे। जिसके बाद हमें दसरू की कहानी पता चलती है। एक्चुअली दसरू और उसकी वाइफ उसी गांव में रहा करते थे। गांव के लोग काफी अच्छे से रहते थे क्योंकि उनके पास बहुत सारी खेती थी। उनका गांव जंगल का ही एक हिस्सा था। तभी उनके यहाँ कुछ ऑफिसर्स आते हैं और बताते हैं कि उन्हें अपनी जमीन खाली करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर
कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन गांव वाले अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो ऑफिसर समझाते हैं कि अगर वो अभी जमीन देंगे तो उन्हें पैसे भी मिलेंगे और कहीं और काम भी। लेकिन गांव वाले जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनके साथ मांडवी भी था, जो कि एमएलए का बेटा था। एक्चुअली वो एमएलए आदिवासियों में से पहला एमएलए था और उनका बेटा मांडवी सबको समझा रहा था कि वो अपनी जमीन दे दे, यही सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बाद में वो लोग जमीन भी ले लेंगे और पैसे भी नहीं देंगे। लेकिन गांव वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। साथ ही उस गांव में एक रिबेलियन ग्रुप भी था, जो किसी भी हाल में जंगल को बचाना चाहता था, और दसरू भी उसी ग्रुप का मेंबर था। एक दिन उनके लीडर को पता चलता है कि मांडवी सभी गांव वालों को जमीन बेचने के लिए फोर्स कर रहा है। अब जैसे ये पता चलता है तो वो मांडवी के गांव जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा पीट देते हैं, जिसके बाद उसे पेड़ पर उल्टा लटका दिया जाता है। उनकी लीडर सभी को वार्न करती है कि अगर आइंदा किसी ने जंगल की तरफ देखा तो वो लोग उसे खत्म कर देंगे। अब वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन दसरू मांडवी की हालत देखकर काफी ज्यादा डर गया था। उसे इस तरह से किसी को मारना और टॉर्चर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो मांडवी को नीचे उतारता है और उसे पानी पिलाकर वहां से भाग जाता है। दसरू अपनी वाइफ के पास आता है और उससे कहता है कि वो लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे और कुछ साल बाद वापस आ जाएंगे। अब दसरू की वाइफ भी मान जाती है और वो दोनों रात को ही गांव छोड़कर भाग आते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर दसरू वापस अपने गांव आ गया था। वो अपने साथियों को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे पता चलता है कि सबकी मौत हो चुकी है, और ये सुनकर दसरू काफी शौक था। तो वही रत्नाकर भी दसरू के गांव पहुंच गया था। तभी वो देखता है कि गांव में काफी सारे पेड़ काटे गए थे, क्योंकि वहां पर हाईवे का काम चल रहा था। रत्नाकर को लेने सुकेतु नाम का आदमी आया था, जो रत्नाकर को उनके गांव के बारे में बताता है। वो रत्नाकर को लेकर थाने आता है, तो थाने की हालत देखकर रत्नाकर काफी शौक था, क्योंकि वहाँ के पुलिस ऑफिसर ने कुछ आदिवासी बच्चों को लेडीज जेल में रखा था, क्योंकि उनके पास हथियार थे। लेकिन रत्नाकर कहता है कि आदिवासियों के पास तो हथियार होते ही हैं, जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि ऊपर से जब कोई ऑर्डर आता है तो उन्हें वो करना ही पड़ता है। जिसके बाद वो ऑफिसर रत्नाकर को उसका रूम दिखाता है। एक्चुअली उन लोगों ने जेल को ही घर बना लिया था और वहीं पर सब लोग रहते थे। अब रत्नाकर मुंबई से आया था, इसलिए उसकी आने की खुशी में वो लोग पार्टी करते हैं। रात को सभी लोग नशा करके सो जाते हैं, तो रत्नाकर उन आदिवासी बच्चों को छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। लेकिन उसे ये सब करते हुए सुकेतु देख लेता है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। तो वही हम दसरू को देखते हैं, जो अपने एक फ्रेंड से मिलता है और उससे मदद मांगता है। उसका फ्रेंड कहता है कि दसरू को इस तरह से भाग जाना नहीं चाहिए था, लेकिन दसरू कहता है कि उसे किसी को मारना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो वहां से भाग गया। अब वो यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो अपनी लीडर से मदद मांग सके और उसे रहने के लिए ठिकाना मिल जाए। लेकिन दसरू का फ्रेंड बताता है कि दसरू जब गांव छोड़कर भाग गया था, तो कुछ दिनों बाद ही गांव में ऑपरेशन हंट शुरू किया गया था, जहां रिबेलियंस को जंगल में ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। दसरू का कोई भी साथी जिंदा नहीं था। ये सुनकर दसरू काफी शौक था, और वो ये भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी वाइफ को किसने मारा और क्यों मारा। दसरू का फ्रेंड उसे कहता है कि वो शाम होने का इंतजार करे, जिसके बाद वो उसे एक सेफ जगह पर लेकर जाएगा। जिसके बाद दसरू भी अपनी बेटी को खाना खिलाता है और शाम होने का इंतजार करने लगता है। तो वही एमएलए फूलो लोकल पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और उसे ऑर्डर देती है कि वो दसरू को मार दे। अब वो सभी लोग दसरू को पकड़ने जाने लगते हैं। उनके साथ रत्नाकर भी आता है और वो सभी को वार्न करता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा। तो वही हम दसरू को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आती है और उसके ऊपर गोलियां चलाने लगती है। रत्नाकर सबको वार्न कर रहा था कि वो गोली ना चलाए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन दसरू वहां से किसी तरह से भाग जाता है। वो समझ गया था कि उसके फ्रेंड ने गद्दारी की थी। जिसके बाद दसरू अपने फ्रेंड के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कि वो क्या करता, अगर वो उनकी बात नहीं सुनता तो वो लोग उसे और उसकी फैमिली को मार देते। अब ये बात सुनकर दसरू उसे छोड़ देता है और फिर से भागने लगता है। अब दसरू समझ गया था कि उसे कहाँ जाना है। तो वही रत्नाकर समझ नहीं पा रहा था कि पुलिस वाले दसरू को शूट क्यों कर रहे थे। तो सुकेतु बताता है क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिली है कि वो दसरू को खत्म कर दे। अब रत्नाकर सब कुछ जानना चाहता था, तो सुकेतु उसे सब कुछ बताने लगता है। एक्चुअली मांडवी के जो पापा थे वो आदिवासी ग्रुप के पहले एमएलए थे, इसलिए सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आए और कहने लगे कि उन्हें यहाँ पर डेवलपमेंट करनी है, इसलिए गांव के लोगों को अपनी जमीनें खाली करनी होगी। अब गांव वाले इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मांडवी सबको समझाने लगा कि उन्हें अपनी जमीन दे देनी चाहिए, इससे उनको पैसे भी मिलेंगे
और कुछ और काम भी। लेकिन गांव वालों को लगा कि मांडवी उन ऑफिसर्स के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो अपने फायदे के लिए उनकी जमीनें बिकवा रहा था। लेकिन मांडवी का कहना था कि सरकार तो जमीन ले ही लेगी, इससे अच्छा गांव वाले पहले ही उनकी बात मान ले और पैसे लेकर फिर जमीन दे दे। लेकिन जब ये बात बागियों को पता चली तो उन्हें लगा कि मांडवी जबरदस्ती गांव वालों की जमीन दे रहा है, इसलिए उन्होंने आकर मांडवी को काफी पीटा, जिससे मांडवी की मौत हो गई। जैसे ये बात मांडवी के पापा को पता चली तो उनकी वहीं पर हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। जिसके बाद मांडवी की माँ यहाँ की एमएलए बन गई। जिसके बाद ऑपरेशन हंट शुरू हो गया और सारे बागियों को मारा गया। सुकेतु बताता है कि मांडवी की माँ बहुत ही शांत लेडी थी, लेकिन बेटे और पति को खोने के बाद वो गुस्से में आ गई और एमएलए बनकर उसने ऑपरेशन हंट शुरू किया, जिसमें उसने सारे रेबेलियंस को मार दिया और अपने बेटे और पति के मौत का बदला लिया। और उन्हीं रेबेलियंस में से एक दसरू है जो तब गांव छोड़कर भाग गया था, इसलिए अब एमएलए उसे भी मारकर अपना बदला पूरा करना चाहती है। अब ये सब सुनने के बाद रत्नाकर सुकेतु से कहता है कि उसे एमएलए से मिलना है, जिस पर सुकेतु बताता है कि वैसे तो उन्हें ऑर्डर्स मिले हैं कि वो रत्नाकर को वापस भेज दे, लेकिन फिर भी वो उसे कल एमएलए से मिलवाएगा। तो वही हम एमएलए को देखते हैं जो न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देकर आ रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी गाड़ी के पीछे दसरू छुपा हुआ है, इसलिए वो अपनी कार को माइंस की तरफ लेकर जाती है ताकि वहां पर वो दसरू को मार सके। जिसके बाद वो पुलिस वालों को भी वहां आने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहां पर रत्नाकर भी पहुंच जाता है। वो एमएलए से बात करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहे दसरू वहां पर आ जाता है और एमएलए से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे बचा ले। दसरू कहता है कि किसी ने उसकी वाइफ को मार दिया और अब उसे और उसकी बेटी को भी मारना चाहते हैं, इसलिए वो चाहता था कि एमएलए उसे बचा ले। जिस पर रत्नाकर दसरू को बताता है कि उसकी वाइफ को भी एमएलए के कहने पर ही मारा गया था और दसरू को मारने के लिए भी एमएलए ने ही कहा था। अब ये सुनकर दसरू काफी शॉक था। तभी एमएलए गन निकालकर दसरू को शूट ही करने वाली थी कि तभी रत्नाकर उसे रोकता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है और उसी बीच एमएलए को गोली लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी वहां पर पुलिस भी आती है और दसरू पर शूट करने लगती है। अब दसरू भी एमएलए के पास जो गन थी उसे लेकर भागने लगता है। रत्नाकर सभी को समझा रहा था कि वो लोग शूट ना करे, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। तो वही दसरू अपनी बेटी को लेकर भाग रहा था। वो काफी तेज भागता है और पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे थे। एक पुलिस ऑफिसर दसरू को शूट करने वाला था, लेकिन दसरू उसे मार देता है। जिसके बाद दसरू घने जंगलों में भाग जाता है और ये देखकर पुलिस वाले वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि वो जंगल काफी घना था और दसरू वहीं पर पला बड़ा था, इसलिए वहां से उसे ढूंढना इतना आसान नहीं था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी जोरम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।